मिर्जापुर नाम एक गांव में राधिका अपनी सौतेली माँ विमला और सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। राधिका जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पिता ने विमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। कुछ सालों बाद विमला को भी एक बेटी हुई जिसका नाम उसने पिंकी रखा। पिंकी के पैदा होने के कुछ सालों बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक राधिका अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार सहती आ रही थी, क्योंकि राधिका उन दोनों की बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए वो आज तक उनके अत्याचार को सहती आ रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, राधिका अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। मैं माँ और बहन का दिल कब जीत पाऊंगी? पता नहीं वो मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं। मैं चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा काम करूं, वो मुझे कभी प्यार से नहीं बोलती। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना। फिर वो क्यों पिंकी और मुझ भी इतना फर्क करती है? आखिर मेरी क्या गलती है? मैं तो उनकी सारी बातें मानती हूँ ना, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा करती है। राधिका इतना सोचकर किचन में जाती है। राधिका ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए वो बचा हुआ थोड़ा सा खाना लेकर खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ विमला आती है और कहती है, अरे कामचोर, तू ये खाना किससे पूछकर खा रही है? माँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैं ये रात की बची हुई रोटी अपने खाने के लिए ले आई। तुझे पता नहीं, अब से इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो तू अब इस घर को अपने बाप का घर समझने की गलती मत करना। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है। इस घर में तुझे सांस लेने के लिए भी मेरी इजाजत लेनी होगी, समझी? इस बार तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार अगर तू अपनी मनमानी करती दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में घुसा ले, समझी? और अगर अब तेरा ठूसना खत्म हो गया हो तो जाकर घर का बाकी काम भी कर ले। ठीक है माँ, अब से मैं हर काम आपसे पूछकर ही करूँगी। इतना बोलकर विमला बाजार चली जाती है। शाम को जब वो घर आती है तो खूब सारे पकवान लेकर आती है और अपनी बेटी पिंकी को आवाज लगाती है, पिंकी बेटा, कहाँ हो बेटी? मेरी लाडो, देख मैं तेरे लिए क्या सब खाने के लिए लेकर आई हूँ। ये सुनकर पिंकी खुशी खुशी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आती है और इतना सारा खाने का सामान देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये सारी चीजें आप मेरे लिए लेकर आई हो माँ? वैसे भी माँ, मैं आज बाहर से पिज्जा और बर्गर खाकर आई हूँ। आखिर इस नौकरानी का खाना खाकर मेरा मन खराब हो गया था। वहीं दूर खड़ी राधिका उन दोनों की बातों को सुन रही थी। इतने सारे स्वादिष्ट खाने को देखकर उसके मुंह में भी पानी आ जाता है और उसका मन भी खाने को करता है। तभी विमला उसे देख लेती है और बोलती है, ए लड़की, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? जाकर अपना काम कर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। राधिका का खाने पर इतना ध्यान था कि उसे अपनी सौतेली माँ की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। वो बस एक टक खाने की तरफ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, काश माँ मुझे भी इतना प्यार करती और इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मुझे भी खिलाती। पिताजी के गुजरने के बाद से मैंने आज तक इतने सारे पकवान नहीं खाए हैं। ऐसा सोचते सोचते राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पिंकी की नजर राधिका पर पड़ती है और वो कहती है, माँ देखो ना, कितनी बेशर्म लड़की है। आपके कहने के बाद भी यहाँ से हिली तक नहीं, बस मेरे खाने को देखती जा रही है, बेशर्म कहीं की। पिंकी की बात सुनकर विमला राधिका से कहती है, अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मेरी बेटी के खाने में नजर लगाएगी क्या? जाकर अपना काम कर। राधिका उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो घर का कोई भी काम नहीं कर पाती है। तभी उसके रूम में सौतेली माँ विमला आती है और कहती है, ये देखो महारानी को अभी तक सो रही है। ये लड़की, तुझे पता नहीं है क्या कि सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया है और तू अभी तक यहाँ पर आराम कर रही है? घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी करने के लिए? माँ, मैं रोज घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन आज मुझे तेज बुखार है, मेरी बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं है। आज मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी माँ। बहाना बनाना कोई तुमसे सीखे। कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं है तेरी। अब चलो उठ और घर का काम कर, वरना फिर से 2 दिनों तक खाना नहीं दूंगी तुझे, समझी कि नहीं? अपनी माँ की बातें सुनकर राधिका डर जाती है और अपने बिस्तर से उठ खड़ी हो जाती है। राधिका की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो जैसे ही खड़ी होती है उसे चक्कर आ जाता है।
वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब देखकर विमला को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, बहाने मारने के साथ साथ तुझे नाटक करना भी आ गया। मैं समझ गई हूँ, तेरा अब घर के कामों में मन नहीं लगता। अगर तू घर का काम नहीं करेगी तो तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चल निकल जा यहाँ से, मैं तुझे ऐसे बिठाकर नहीं खिला सकती। चलो दफा हो जा मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गई? इतना बोलकर विमला उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बीमार हालत में राधिका किसी तरह खुद को संभालकर वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और अपनी माँ को याद कर खूब रोती है। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप जिंदा होते तो मेरी ये हालत नहीं होती। मैंने विमला माँ और पिंकी बहन का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, उनकी हर बात मानी, लेकिन मैं फिर भी हार गई। माँ, पिताजी, मुझे अपने पास बुला लो। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, मैं अब अकेली नहीं जीना चाहती हूँ। माँ, इतना बोलकर राधिका बहुत रो रही थी। तभी वहाँ उस नदी से एक जलपरी बाहर आती है और बोलती है, राधिका, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। आप कौन हो? मैं हूँ आशा जलपरी और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। जलपरी जी, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सौतेली माँ और बहन थी और आज उसने भी मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने आज घर का कोई काम नहीं किया। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मुझे खाने के लिए भी ठीक से नहीं देती। अच्छा, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो राधिका, मैं तुम्हें अपनी जादुई चूड़ी दे रही हूँ। इसे तुम जैसे ही जमीन पर रखोगी, ये चूड़ी एक जादुई घर का रूप ले लेगी। तुम्हें उस घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम इस जादुई घर से जो मांगोगी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब तुम रोना बंद करो और खुशी खुशी इस जादुई चूड़ी के घर में रहो। इतना बोलकर वो जलपरी राधिका को जादुई चूड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। राधिका जादुई चूड़ी को पाकर बहुत खुश होती है और राधिका उस जादुई चूड़ी को लेकर जाकर एक खुले मैदान में रख देती है। देखते ही देखते वो चूड़ी एक विशाल घर का रूप ले लेती है। राधिका उस जादुई चूड़ी के घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जरूरत की सारी चीजें होती है। अरे वाह, ये जादुई चूड़ी का घर तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ तो पहले से ही जरूरत का सारा सामान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी। राधिका खुशी खुशी अपने जादुई चूड़ी घर में रहने लगती है। वो जादुई चूड़ी घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। साथ ही वो अनाथ और गरीबों की भी मदद करने लगी थी। दूसरी तरफ विमला और पिंकी अपनी अमीरी दिखाते दिखाते कर्ज में डूब जाती है। एक दिन कर्जा वाला मालिक विमला के घर आता है और कहता है, विमला, बहुत हुआ, पैसे लिए हुए तुम्हें 2 साल हो गए हैं और आज तक तुम उसका ना ही ब्याज चुका पाई हो और ना ही सूद। अब मैं तुम दोनों माँ बेटी की बातों में नहीं आने वाला। मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों माँ बेटी मेरा कर्ज चुका पाओगी। तुम ये घर कल खाली कर देना, समझ गई? अगर नहीं किया तो मेरे पास और तरीके हैं पैसे निकलवाने के, समझी कि नहीं? अगले दिन सेठ विमला के घर पर कब्जा कर लेता है और दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देता है। दोनों माँ बेटी के पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राधिका मंदिर के बाहर कुछ गरीबों को खाना दे रही थी। तभी राधिका ने उन भिखारियों के बीच अपनी सौतेली माँ और बहन को भीख मांगते हुए देखा। राधिका उनके पास जाती है और कहती है, माँ, आपकी ये हालत कैसी हुई? आप यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? फिर विमला ने राधिका को सारी बातें बताई। ये सुनकर राधिका बोली, माँ, मेरी होते हुए आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, अभी आपकी बेटी जिंदा है, चलिए मेरे साथ। उसके बाद राधिका अपनी माँ और बहन को लेकर अपने जादुई चूड़ी घर में ले आती है। ये सब देखकर विमला को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कहती है, राधिका बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। हाँ राधिका, मुझे भी माफ कर दो। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और तुम तो हमारी अपनी थी, फिर भी हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसके बाद भी तुमने हमारी मदद करी और हमें अपने साथ अपने जादुई चूड़ी के घर में लेकर आई। तुम बहुत ही अच्छी हो राधिका। मैं पुरानी सारी बातों को भूल चुकी हूँ, तो आप सब भी भूल जाइए। मेरे होते हुए आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।